नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज की विशेष पेशकश एजेंडा में। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। दोस्तों, आज एजेंडा में बात होगी राजस्थान के पर्यटन को लेकर के, और हमारा आज का मुद्दा है कि वैश्विक पटल पर राजस्थान का उभरता पर्यटन। इस विषय पर चर्चा करेंगे काफी कुछ चीजों को लेकर के, लेकिन राजस्थान भारत का पर्यटन क्षेत्रों में से उन हिस्सों में शामिल है जो सबसे ज्यादा विजिट करने वालों में से एक स्थान माना जाता है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2023 की और 24 की अगर बात करें तो 24 में तकरीबन 23 करोड़ जो घरेलू पर्यटक हैं उन्होंने यहां पर आए, घूम करके गए और यहां का लुत्फ लेकर के गए। अगर विदेशी पर्यटकों की संख्या और उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो 21 लाख जो विदेशी पर्यटक हैं वो यहां पर आए और राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का कल्चर और राजस्थान की धरोहरों को देखकर निहार कर गए। और इस तरीके से अगर हम राजस्थान के जीडीपी की अगर बात करते हैं तो यहाँ का जो औद्योगिक दर है, जीडीपी तकरीबन 12 से 15% के आसपास योगदान देती है। इतना महत्वपूर्ण है। राजस्थान के जयपुर की बात करें तो यहाँ का हवा महल, अगर जोधपुर की बात करते हैं तो मेहरानगढ़, और जैसलमेर की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ के सुनहरी जो धोरे हैं वो सबको आकर्षित करते हैं। इस तरीके से, और सबसे बड़ी बात आज की इस चर्चा को करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर को दुनिया की जो लेजर प्लस एक मैगजीन है उसमें 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। जी हाँ, जो दुनिया की जो टॉप 5 देश हैं उसमें जयपुर को भी शामिल किया गया है, और ये हमारे और आपके लिए खुशी की बात है। इसलिए हमें लगता है कि इस पर चर्चा करनी चाहिए, इसलिए हमने आज इतना बेहतर पैनल बैठाया है। और इसके अलावा फिर हम बातचीत करेंगे। हम सबसे पहले तो चूंकि चर्चा की शुरुआत करें, सबसे पहले आइए बातचीत करते हैं। हमारे जो पैनलिस्ट उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं ओमकार सिंह जी लाखावत जी। आप राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। सर, आपका इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वहीं हमारे साथ जो दूसरे पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका नाम है केसी मीना जी। आप हैं अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षण राजस्थान। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और आपसे हम इको टूरिज्म को लेकर के काफी कुछ जानने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से जो इको टूरिज्म है या ग्रामीण पर्यटन की बात करें उसमें भी हम बातचीत करेंगे। तो वहीं हमारे साथ जो तीसरे जो वक्ता मौजूद हैं उनका नाम है मनोज सोगानी जी। आप टाई के चेयरमैन हैं। टाई यानी कि टूर्स एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। तो चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हम चर्चा की शुरुआत करने से पहले जो भी हमारा टॉपिक होता है, जो भी हमारा मुद्दा होता है, उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक किलों, रेगिस्तानी परिदृश्यों और जीवंत परंपराओं के लिए विश्व विख्यात है। हाल ही में राजस्थान ने वैश्विक पर्यटन के क्षेत्र में शीर्ष 5 देशों में स्थान प्राप्त किया है, जो न केवल इसकी पर्यटन क्षमता को दर्शाता है बल्कि इसके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। राजस्थान ने अपने पर्यटन उद्योग के माध्यम से वैश्विक मंच पर एक विशेष स्थान बनाया है। 2025 में प्रतिष्ठित ट्रैवल पत्रिका ट्रैवल प्लस लेजर ने जयपुर को विश्व के शीर्ष 5 पर्यटन शहरों में स्थान दिया, जो राजस्थान की वैश्विक अपील का प्रमाण है। इसके अलावा भारत में आने वाले हर तीसरे विदेशी पर्यटक का राजस्थान का भ्रमण करना इसकी लोकप्रियता को और सुदृढ़ करता है। पूरे वर्ल्ड में कोई भी और भारत का कोई और शहर नहीं आया, लेकिन जयपुर आया है। इससे पहले उदयपुर भी आया था एक बार। तो बहुत हम सबके लिए गर्व की बात है, और मुझे लगता है कि सबको मिलकर अपनी ओर से भी प्रयास करना चाहिए कि हम लोग नागरिक धर्म का जो एक आपका जो एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका भी पालन करें, क्योंकि प्रशासन और सरकार भी अपना काम करता है और करता रहेगा, लेकिन सिटीजन्स को भी अपना जो उनकी भूमिका है उसको भी निभाना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। राजस्थान का पर्यटन उद्योग भारत के गोल्डन ट्रायंगल यानी दिल्ली, आगरा, जयपुर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाता है। जयपुर की गुलाबी नगरी, उदयपुर की झीलें, जोधपुर का नीला शहर, जैसलमेर की स्वर्णिम रेत और
पुष्कर का धार्मिक महत्व विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। राजस्थान में 9 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें जयपुर का जंतर मंतर, पहाड़ी किले जिसमें आमेर, गागरौन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, वहीं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और जयपुर शहर शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में यूके, अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, जापान और स्विट्जरलैंड से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। वहीं 2022 में लागू राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति ने फिल्म निर्माण को बढ़ावा देकर पर्यटन को और आकर्षण बनाया है। रोजगार की बात करें तो पर्यटन उद्योग ने आतिथ्य क्षेत्र, गाइड सेवाओं, परिवहन और हस्तशिल्प उद्योग में लाखों रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। होटल, रेस्तरां और पर्यटन से संबंधित व्यवसायों ने स्थानीय लोगों को आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान किया है। राजस्थान का वैश्विक पर्यटन में शीर्ष 5 देशों में स्थान प्राप्त करना इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समृद्धि का प्रतीक है। यह न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि सांस्कृतिक संरक्षण, सामाजिक उत्थान और पर्यावरणीय जागरूकता में भी योगदान देता है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर जैसे शहरों ने अपनी अनूठी पहचान के साथ विश्व भर के पर्यटकों का दिल जीता है। भविष्य में टिकाऊ पर्यटन और नए गंतव्यों के विकास के साथ राजस्थान वैश्विक पर्यटन के क्षेत्र में और भी ऊंचाइयों को छू सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के माध्यम से आप समझ ही होंगे कि राजस्थान की क्या कुछ महत्ता है, राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये न सिर्फ भारत ही बल्कि वैश्विक पटल पर भी बहुत तेज आगे बढ़ रहा है। जो एक गोल्डन ट्रायंगल होता है, जिस तरीके से एक आंकड़ा मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि जो भी विदेशी पर्यटक अगर दिल्ली में आके उतरता है, उसके बाद वो ताजमहल देखने के लिए आगरा जाता है, लेकिन तीसरी बार जयपुर जरूर आता है। यानी कि जो ट्रायंगल बनता है उसमें हमारा जयपुर भी शामिल है। तो जल्दी से आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं ओंकार सिंह जी के साथ आना चाहूंगा। सर जी, जिस तरीके से अभी हमने रिपोर्ट दिखाई और जो हमारा जयपुर है राजस्थान की राजधानी, उसको इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है, वर्ल्ड के टॉप 5 देशों में इसका नाम शामिल हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जयपुर जो है वो केवल एक शहर नहीं है। ठीक है। जयपुर स्थापत्य की कला से, बसावट की दृष्टि से, कला, गुण, संगीत, कलाकार, विज्ञान, इस सब की दृष्टि से मैं ये कह सकता हूँ कि यदि इसका दुनिया में अगर तुलना की जाए तो दुनिया के श्रेष्ठ शहरों में से इसका अपना नंबर आता है, इसकी अपनी प्राथमिकता होती है। और उसका एक रीजन है, वो रीजन यह है कि जो जयपुर बसा हुआ है, मैं आपसे कह रहा हूं, आप इस एक बात से आप अंदाज लगाइए कि दिल्ली के अंदर एक चांदनी चौक बना हुआ है जी, और दिल्ली वाले बड़े इतराते हैं ये कह करके कि हमारे यहाँ चांदनी चौक है जी। अरे तो आपके यहाँ एक चांदनी चौक है, पर हमारे यहाँ तो कितनी चौपड़ है जी। उनकी एक चांदनी चौक तक हमारी बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया से लेकर वहां तक आने जाना, जो बसावट है, मैं आपसे सही कह सकता हूं कि दुनिया के सारे शहरों से अगर इसकी तुलना की जाए तो जयपुर की जो बसावट वैज्ञानिक दृष्टि से, स्थापत्य की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से और नगरीय विकास की दृष्टि से एक श्रेष्ठ उदाहरण दुनिया भर में। लोग तो शहर को ही देखने आते हैं कि शहर बसा कैसे। बिल्कुल। आप मुझे बताइए, एक एक इंच फीता लेके कोई नाप ले, एक चौपड़ और दूसरी चौपड़ में अंतर नहीं मिलेगा, एक सड़क और दूसरी सड़क में अंतर नहीं मिलेगा। आप जो दुकानें जिस तरीके से बनी हुई है और जिस तरह से यह मंदिर है, इस दृष्टि से, बसावट की दृष्टि से ये सुंदर है। महल हो तो है, प्रकृति हो तो है, पहाड़ है तो है, झीलें हैं तो है, शिक्षा है तो है, ज्ञान है तो है, स्थापत्य है तो इसमें से आता है। मैं संसार का सारे ज्ञान को अगर यहाँ के कुछ शोध करना चाहता है तो जयपुर उसमें सिर मोर है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बेहतरीन बात कही आपने कि जो जयपुर की जो बसावट है, यहाँ की जो संस्कृति, यहाँ का जो कल्चर, यहाँ के जो लोग हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं जो वैश्विक पटल पर योगदान देते हैं, ताकि जो जिस तरीके से ये हम आज इस उपलब्धि पर पहुंचे हैं। केसी मीना सर के पास आना चाहूंगा। सर, जिस तरीके से ये जो
जो सर्वेज होते हैं कई बार इस तरीके से चीजें, टॉप 5 में हमारे शहर का नाम आना अपने आप में बड़ी उपलब्धि तो होती है, लेकिन इसका असर क्या पड़ता है? आप क्या फर्क देखते हैं कि जो इसमें सूची में शामिल होने से? आप देखिए, ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे हमारे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है। अगर हमारा जयपुर शहर पूरे भारतवर्ष में एक शहर चुना गया है जी, और टॉप 5 में आना तो वाकई में एक हमारे लिए गर्व की बात है जी, और हम लोगों के लिए गर्व के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल। अगर हम हमारे जयपुर को अगर टॉप 5 में आया है तो किस तरह से हम इसकी जो सुंदरता है, इसकी प्राकृतिक सुंदरता है, इसकी धरोहर है और जो इसकी डिजाइन है, हम किस तरह से इसको सहेज के रखें ताकि जो इसकी उपलब्धि को सुन के बाहर से लोग आए बिल्कुल तो वाकई में कहे कि हाँ ये 5वें स्थान पर आने लायक है जी, या 5 से ऊपर 1-2 स्थान पर आने लायक भी है। बिल्कुल। तो अब हमारे ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी आ गई कि हम अपने जो है शहर है जयपुर है उसको और हम कितना अच्छा बना सकते हैं, कितना स्वच्छ रख सकते हैं, कितना अच्छे से इसको व्यवस्थित रख सकते हैं। बिल्कुल। मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से जब कोई उपलब्धि होती है तो बेशक खुशी का माहौल होता है, हमें बहुत अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन हर जो उपलब्धि होती है वो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी देकर के जाती है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से टॉप 5 में हमारा जयपुर शामिल हुआ है तो हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इसमें, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पुरस्कार ये जो 5वीं रैंक मिली है जी, कोई साधारण रैंक नहीं है। बिल्कुल। ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन है, जिसे ट्रेवल प्लस लेजर जी, और इसके करीब 2 करोड़ व्यूअर हैं। और इस समय जो वोटिंग हुई थी 1,80,000 लोगों ने इसमें वोटिंग करी थी, तो करीब 7 लाख वोट अलग अलग कैटेगरी के थे। ये एक ही कैटेगरी नहीं है, ये जो कैटेगरी है माई फेवरेट सिटी, मेरा सबसे पसंदीदा शहर दुनिया का कौन सा है जी। तो ऑफकोर्स दुनिया में बहुत सारे शहरों में बहुत सारी रैंकिंग दी गई है। सबसे पहले मैक्सिको सैन मीगल है, उसका चियांग माई है, उसके बाद टोक्यो है, उसका बाद बैंकॉक है और उसके जस्ट नीचे 5वें नंबर पे जयपुर का नंबर आया है, जो भारत में प्रथम रैंकिंग हो गई और दुनिया भर में 5वीं रैंकिंग हो गई। और इतना मामूली सा फर्क है इन रैंकिंग के अंदर कि 2.15 और 0.6 की रैंकिंग थोड़ी सी और मिल जाती तो आपका शहर नंबर 1 पर पहुंच सकता था। और ये इस रैंकिंग से न केवल जयपुर, न केवल राजस्थान, बल्कि इंडिया को एक प्रीमियम डेस्टिनेशन के रूप में उभरने का पूरा मौका मिलेगा यदि इस रैंकिंग की मार्केटिंग हम प्रॉपर्ली करते हैं। दुनिया के पटल के ऊपर राजस्थान, जयपुर छा जाएंगे। बिल्कुल सर, एक चीज ये भी आप ही से जानना चाहूंगा, जिस तरीके से अगर मान लीजिए जो रैंकिंग मिली है तो इससे क्या लगता है, क्या कुछ फायदे होंगे? क्योंकि जिस तरीके से जो पर्यटक आते हैं तो क्या लगता है उनके आंकड़े में और ज्यादा वृद्धि होगी और लार्ज स्केल पे यहाँ पर पर्यटक आएंगे, विदेशी पर्यटकों की बात अगर की जाए तो? एज पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और ASI और UNWTO के जो स्टैटिस्टिक्स हैं 2024 के, उसके अनुसार करीब 45.5 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया में अराइव हुआ है और 30 बिलियन डोमेस्टिक टूरिज्म का मूवमेंट हुआ इंडिया के अंदर। और जब किसी देश में किसी शहर को ऐसी कोई रैंकिंग मिलती है, ये कोई किसी रिजॉर्ट की रैंकिंग नहीं है सर जी, ये पूरे शहर की रैंकिंग है। शहर को फेवरेट शहर का तगमा दिया गया है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजों को उन्होंने काउंट किया है। इसमें सब कुछ मिल जाए एक शहर में, ठीक है, एक चीज ये है। दूसरा है वैल्यू फॉर मनी, तीसरा है शॉपिंग, और चौथा है ग्रैंड्योर, पांचवा है होटल और धरोहरें। ये सब चीजें एक साथ देखने को जहां मिल जाती है उस शहर को ही ऐसी रैंकिंग मिलती है। वाइब्रेंट कल्चर भी देखने को मिलता है, फूड भी है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको एक साथ कंसल्ट किया जाता है। ठीक है। ओमकार सर, अभी मनोज सर ने धरोहर की बात की और आप उसी प्राधिकरण के आप अध्यक्ष भी हैं। क्या लगता है आपको किस तरीके से जो सांस्कृतिक धरोहर हमारी हैं उनको सहजने के लिए आपका विभाग या सरकार क्या कुछ कर रही है, इसके बारे में आपसे जानना चाहिए। देखिए, राजस्थान जो है वो धरोहर के नाम से जाना इसलिए जाता है कि धरोहर का मतलब केवल भवन नहीं है। ठीक है, धरोहर के अंदर हमारी संस्कृति आती है जी। धरोहर के अंदर हमारा सूर है, वीर है, हमारा योद्धा उसमें आता है, हमारी स्थापत्य कला इसमें आती है, हमारे यहाँ का संगीत उसमें सम्मिलित है, हमारा भौगोलिक परिवेश इसमें शामिल होता है। जब लोग धरोहर देखने के लिए आते हैं तो जब जैसलमेर में जाते हैं तो जैसलमेर का वहां का जो किला देखते हैं तो आदमी मुग्ध हो जाता है उसको सबको देख करके। सुनहरा कलर का, जिस प्रकार का पत्थर का यूज वहां पर हुआ है और जिस तरह की वहां के डेजर्ट है, वहां के धोरे हैं, मैं आपको सही कह रहा हूं, संसार का सारा सुख एक तरफ रख दो और उस पर्यटक से पूछो कि उससे ज्यादा तुमको सुख का मिलता है, वो कहता है कि मुझे रेगिस्तान के जैसलमेर के धोरों में मिलता है। बिल्कुल, ये जो प्राकृतिक है। और एक बात और जी, आप 10 दिन घूम जाइए,
ठीक है। आपके शरीर के कपड़े पर उसका मेल नहीं आएगा, दुर्गंध नहीं आएगी। ये भी वहां की पर्यावरण और प्रकृति के अंदर विशेषता है। पर उदयपुर जाइए, झीलों की नगरी हो गई। आप, मेरा ये कहना, जोधपुर जाइए, वहां का मेहरानगढ़ देखिएगा, और तो छोड़िए, पीछे उमेश सिंह जी का बनाया हुआ उमेद भवन को आप देख लीजिए, तो मंडोर को जाकर के आप देख लीजिए, तो उसमें अलग प्रकार है। पर आप बिल्कुल सीमा पे चले जाइए, तरनोट माता वहां पर है, लाखों लोग देश भर से प्रतिदिन वहां पर आते हैं, वहां इकट्ठे होते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। और केवल हमारी जो राजस्थान है, वो राजस्थान केवल धोरों और पत्थर और चूने से बना हुआ नहीं है, लोगों की जीवटता से बना हुआ है। लोगों ने प्राणोत्सर्ग किया देश के स्वरों से। ये आमेर जो है ना, वो युद्धों का साक्षी रहा। बिल्कुल, आपने तो जो धोरों और उसके अलावा जो धरोहर है उनका जिक्र किया। अगर आप थोड़ा इससे बाहर निकले तो आप प्रकृति की तरफ जाइए, नेचर कितना बढ़िया हमारे पर यहाँ पे। जिस तरीके से आप देखिए, हमारे साथ केसरी मीना सर, हम उनके पास ही आना चाहेंगे। जिस तरीके से कई सारे ऐसे यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बने हुए हैं, कई सारे आप यहाँ पे कई सारे जानवर हुए, जिस तरीके से आप टाइगर्स देख सकते हैं, काफी कुछ चीजें हैं। तो आपसे यही जानना चाह रहा सर मैं, केसी मीना सर, जिस तरीके से जो इको टूरिज्म का एक चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप उस विभाग को रिप्रेजेंट भी करते, तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान दौर में इको टूरिज्म को लेकर के क्या कुछ स्थिति है? इको टूरिज्म बेसिकली जो टूरिज्म हम समझते हैं जी, अगर एक टूरिस्ट जाता है तो इको टूरिज्म एक नया कंसेप्ट है, जिसमें इसका मतलब ये है कि आप नेचर में जा रहे हो, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जा रहे हो, ताकि आप नेचर को कंजर्व करें और वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको थोड़ा सा उनका वेल ऑफ करें, उनको सशक्तिकरण करें जी। तो इको टूरिज्म का मतलब है एक जिम्मेदार टूरिज्म के हैसियत से हो जाए। जैसे लखाव सर ने कहा कि हमारे यहाँ किस तरह की धरोहर है, सांस्कृतिक है, ऐतिहासिक है, स्थापत्य कला है, उसी के साथ मैं ऐड करना चाहूंगा अगर हमारे यहाँ जो प्राकृतिक धरोहर है वो भी बेमिसाल है। हमारा रणथंभौर आपने देखा है, रणथंभौर हालांकि टाइगर के मामले में पन्ना और वो सब ज्यादा है हमारे कॉर्बेट, लेकिन जो वहाँ की विजिबिलिटी है या टूरिस्ट को जो पसंद आती है जगह, वो हमारा रणथंभौर है। बड़े से बड़े जो टूरिस्ट आएंगे या बहुत नामचीन लोग आएंगे, वो कोशिश करते हैं कि रणथंभौर की एक बार जरूर विजिट करें। तो रणथंभौर हमारा इस तरह का है। हमारा केवलादेव नेशनल पार्क है। केवलादेव पूरे विश्व में विख्यात है, किस तरह से पक्षियों का जो है आश्रय गृह है और कहाँ से पक्षी उसमें आते हैं सर्दियों के टाइम में। और दूसरा आप देखें, अभी जयपुर का नाम लिया, जयपुर में हमारे झालाना लेपर्ड सफारी की है। तो जयपुर एक ऐसा पहला शहर है जिसमें लेपर्ड सफारी कहीं भी है, तो पूरे इंडिया में जयपुर एक शहर है जी। तो झालाना सफारी भी अब धीरे धीरे पटल पे आ रहा है, टूरिज्म पटल पे। और यहाँ भी जितने भी जो अच्छे अच्छे नामचीन लोग हैं, फिल्मी हस्तियां हैं, बड़े बड़े अपने जो लोग हैं, वो सब एक बार आते हैं तो अपने झालाना में जरूर जाते हैं और देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि लेपर्ड इस तरह से कहीं नजर नहीं आता। किसी सर, कई बार अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, कई बार चीजें निकल करते हैं, जैसे जो बाहर के जो पर्यटक आते हैं, अगर हम घरेलू पर्यटकों की बात करते हैं, विदेशी पर्यटकों की भी अगर बात करते हैं, तो यहाँ के जो धरोहर हैं उनको देख करके जाते हैं, किले हैं, महल हैं, काफी कुछ चीजें। लेकिन हमारे जयपुर में ही प्रकृति की बहुत बड़ी सुंदरता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ के पहाड़ों की तरफ बहुत सारे लोग ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं, अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं। तो क्या कुछ ऐसी व्यवस्था कायम हो सकती है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो धरोहर के साथ साथ यहाँ की प्रकृति से भी रूबरू हो, उससे भी वाकिफ हो? ऐसा कुछ प्लान या ऐसी कुछ चीजें? नहीं, अभी हमारे जैसे इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 आई हुई है जी, और उसमें ये सारे प्रावधान है किस तरह से हमारे जो नेशनल पार्क हैं, जैसे रणथंभौर हुआ, सरिस्का हुआ, या दूसरी सेंचुरीज हैं, उसमें किस तरह से हमें इको टूरिज्म करानी है, कौन उसमें जिम्मेदार होगा जी। या उसके अलावा जो दूसरे फॉरेस्ट एरियाज हैं, जो अपने टाइगर रिजर्व या सेंचुरीज के अलावा जो दूसरे हैं, उसके लिए हमारे जिला स्तर पे भी कमेटी बनी हुई है, राज्य स्तर पे भी कमेटी बनी हुई है। हाँ। और उन सबको जिम्मेदारी दी गई है किस तरह से पूरे जिले का एक इको टूरिज्म का प्लान बनाएंगे और प्लान बना के सबमिट करेंगे, ताकि उसका एक डेवलप हो सके। जो हमारे छोटे छोटे प्राकृतिक ऐसे स्थान हैं जहाँ टूरिज्म की बहुत सारी संभावना है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है या वहाँ बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, तो वो फैसिलिटीज क्रिएट करें ताकि वहाँ की लोकल कम्युनिटीज हैं उनको भी एक सहारा मिले और लोगों को एक पर्यावरण के साथ जुड़ने का, नेचर के साथ जुड़ने का एक सुनहरा अवसर मिल। लखाव जी, मेरा आपसे सवाल भी यही सेम सवाल आपसे ही है कि जिस तरीके से जो यहाँ के लोग हैं या जो पर्यटक आते हैं, उनको पर्यटक से संस्कृति से जोड़ने के लिए साथ साथ अगर हम देखें तो जिस तरीके से जो यहाँ की प्रकृति की छटा है उससे जोड़ने के लिए क्या कुछ प्लान है, चूंकि आप इस विभाग को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, हमारा ये कहना है कि एक पर्यटन है, दूसरा तीर्थाटन है जी। राजस्थान में तीर्थाटन को यदि पूरे परिवेश में अगर देखा जाए जी, तो मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर वो ऊपर के राज्यों में आपको उसको मिलेगा जी। मैं एक छोटी सी बात है, मेड़ता मीराबाई की मेड़ता, चार भुजा की मेड़ता मीराबाई,
उस मीराबाई भक्त शिरोमणि के यहाँ श्रद्धा अर्पित करने वाले लोगों की संख्या असंख्य है जी। रामदेवरा, आप कल्पना कीजिए, ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर है, परंतु 1 करोड़ से अधिक लोग रामदेवरा के इस भादवे के मेले में आते हैं। गोगा जी लोक देवता गोगा जी बिल्कुल सीमांत क्षेत्र के अंदर है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के पास में है, पर आप उन्होंने विदेशी हमलावर का मुकाबला करके देश के लिए प्राणोत्सर्ग कर दिया, वो हमारे लिए तीर्थ हो गया। और स्थिति है कि 9 राज्यों के लोग, इस बार की जो संख्या आई है वो 1 करोड़ को पार करने वाली आई है। तो आप उदयपुर है, उदयपुर में झील है, वहां पहाड़ है, वहां महाराणा प्रताप है, वहां पर योद्धा है, वहां नृत्य है, वहां संगीत है, वहां वनवासी है, वहां आदिवासी है, वहां संस्कृति है, आपको सब कुछ मिलेगा। और एक पास में श्रीनाथ जी मिल जाएंगे। तो आदमी जो आता है वो एक तरह से तीर्थाटन करने आता है, अपने भौतिक जो हमारा विकास है उसको देखने के लिए आता है, इतिहास का साक्षी बनना चाहता है। और राजस्थान में आने वाला व्यक्ति, राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रांत है जहां सूर्य एक तरफ मिलेगा तो आपको भक्त एक तरफ मिलेगा, जहां आपको सरोवर मिलेगा तो वह रेगिस्तान आपको देखने के लिए मिलेगा। और राजस्थान में एक तरह से सर्वांगीण रूप से मैं कह सकता हूं सारी योग्यताएं जो एक पर्यटन केंद्र में अगर आप होनी चाहिए, अगर आप अलग अलग तरीके के जो पर्यटन के जो आप साक्षी बनना चाहते हैं, अलग अलग अनुभव लेना चाहते हैं, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो, चाहे वो ग्रामीण पर्यटन हो, चाहे वो इको टूरिज्म की बात हो, चाहे वो धरोहरों की बात हो, सब कुछ आपको अगर देखना है तो राजस्थान में ही आइए। इसीलिए कहा गया है राजस्थान में कि पधारो मारे देश। बिल्कुल बड़ी बात कही है। मनोज सर, हम आपके पास आए, चूंकि जिस तरीके से जो ये हम लोग टॉप 5 शहर में शामिल तो हुए हैं, ऐसे में क्या लगता है कि आपको कि जो पर्यटन उद्योग है उसमें कितना बड़ा बूम इसमें आ सकता है और कितने लोगों को रोजगार की स्थिति को बहुत फायदे मिल सकते हैं, इसके बारे में सर आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर, एक पर्यटन व्यवसाय ही ऐसा है जिसमें एक पर्यटक किसी देश से चल के आपके देश पहुंचता है जी, तो अपने साथ वो पूरा समृद्धि का भंडार लेके चलता है। ठीक है। वो जहां पहुंचता है वहीं से आपके व्यवसाय की वृद्धियां चालू हो जाती है, चाहे वो एयरलाइंस हो, चाहे वो आगे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे होटल हो, चाहे उससे रिलेटेड कोई स्टाफ हो, और उससे रिलेटेड कोई फूड श्रृंखला हो, उससे ट्रांसपोर्टेशन हो, वो कल्चरल प्रोग्राम्स हो, आपके हेरिटेज का जो साइट सीइंग्स है इनकी प्रिजर्वेशंस हो, सभी में उनका योगदान कंटिन्यू लगा रहता है। तो उससे 100% यदि ये इसकी प्रॉपर मार्केटिंग, मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था, इसकी मार्केटिंग यदि ढंग से करी जाएगी तो आपके यहाँ बूम आएगा टूरिज्म का, राजस्थान में, जयपुर में और पूरे इंडिया में उसका बूम आएगा। जी बिल्कुल, तो बड़ी बात कही आपने बूम जिस तरीके से, क्योंकि जब हम लोग कहीं टॉप इसमें पहुंचते हैं, हमारी कभी उपलब्धि होती है तो जाहिर सी बात है उसका फायदा हमारे नागरिकों को मिलता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, सारी कुछ चीज़ें होती हैं। किसी मीना सर, जिस तरीके से इको टूरिज्म की हमने बात की, इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो है ग्रामीण पर्यटन का काफ़ी कुछ चलन चल रहा है। जिस तरीके से अगर हम अजमेर के ब्यावर की बात करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर एक गाँव ऐसा बसाया गया है जहाँ पर बहुत सारे लोग जाकर के वहाँ पर जो है विजिट करते हैं, चूँकि उस गाँव की एक अच्छी बात यह भी कि उस गाँव के लोग कभी अपने मकानों में छत नहीं लगे, मतलब पक्की छत नहीं लगाते हैं। इस तरीके से उनकी एक अपनी परंपरा है। तो इस तरीके की चीजों को लोग देखना चाहते हैं, वो चाहे देशी पर्यटक हो या फिर विदेशी पर्यटक हो। तो इस तरीके से आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में या मौजूदा दौर में ग्रामीण पर्यटन में कितना कुछ संभावनाएं आप देखते हैं? नहीं, हमारे राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं, इसीलिए जो इको टूरिज्म पॉलिसी हमारे राजस्थान गवर्नमेंट लेके आई है 2021 में, उसका भी पर्पज यही है कि हमारे जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं, क्योंकि राजस्थान के जैसा भी बताया सब कुछ है उसमें, केवल आप पहाड़ छोड़ दें, बर्फ और समुद्र का किनारा, बाकी आपको अगर टूरिस्ट को जो भी चाहिए वो सब राजस्थान में मिलेगा। बिल्कुल। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी हमारी कलाएं हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारे विचित्र चीजें हैं और प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक सौंदर्य है जी। तो जो ग्रामीण टूरिज्म की आपने बात करी है, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं तो उनको ग्रामीण परिवेश एक लुभाता है, उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे अपने चौकीडाणी आई, तो चौकीडाणी क्यों फेमस हुई? क्योंकि वहाँ गांव की कल्चर उसने दिखाई, ऊंट भी चल रहे हैं उसमें, बैलगाड़ी भी चल रहे हैं, छोटे छोटे अपने गोबर से लिपे हुए घर दिखा रहे हैं। तो इन सब चीजें बाहर के लोग जो हैं, शहरी लोग हैं, विदेशी लोग हैं, उनको लुभाती हैं ये सारी चीजें। तो अब वो गांव में जाके नेचुरल लाइफ देखेंगे, वहाँ की कुछ विविधताएं देखेंगे, वहाँ कोई इको टूरिज्म का हम छोटा मोटा डेवलप कर दें, सुविधाएं डेवलप कर दें, तो निश्चित रूप से ग्रामीण जो टूरिज्म है उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा और उसकी तरफ जो है सरकार ने जो राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी बनाई है जी,
और टूरिज्म पॉलिसी है 2020 की, उनको दोनों को मिला के देखें तो हमारी बहुत सारी संभावना है, इसमें अच्छा काम होने वाला है। बिल्कुल। मनोज सर, जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं, सर ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, क्योंकि मैं देख रहा हूं या एक आंकड़े को उठाकर देखिए तो राजस्थान में कम से कम जो सड़कों का जो एक जाल बहुत अच्छा बिछाया गया है, अगर अब कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो गई है, आपको क्या लगता है कि इससे कितना कुछ प्रभाव पड़ता है टूरिज्म पे, और क्या लगता है कि आपको और किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जो भविष्य में हम और ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित कर सकें? बहुत बहुत जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड नेटवर्क बहुत अच्छा हो चुका है, और इसी से रिलेटेड अभी उड़ान संबंधी, उड़ान एक भारतीय गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंदर लोकल कनेक्टिविटी, जिसके अंदर जैसे बीकानेर, कोटा, जोधपुर और कई तरह के एयरपोर्ट्स को भी और डेवलप किया जा रहा है। अभी 7 एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है, बहुत सारे हेलीपैड्स तैयार किए जा रहे हैं। तो हेली राइड को भी राजस्थान के अंदर आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बूम मिलने वाला है। जी बिल्कुल। तो लखावत साहब, जिस तरीके से अभी बातचीत हो रही थी खान पान को लेकर के भी किसी मीना सर ने बताया कि यहाँ पे चोखी ढाणी बसाया गया है, पूरी तरीके गांव का कल्चर उसमें दिखाते हैं कि जो खाना बनेगा वो चूल्हे पे बनेगा, उसमें चटनी आपको मिलेगी वो सिलबट्टे की होगी, जिस तरीके से जो होती है हर तरीके से, मतलब ऊँट वहाँ पे चल रहे हैं और भी जो अपने पशु होते हैं वो सारे पाले जाते हैं। इस तरीके से क्या लगता है यहाँ का जो खान पान है वो बहुत रिच है। इसको अगर हम वैश्विक पटल पे पहुंचाने की बात अगर कही जाए, कई बार देखी जाती है कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से कुछ मिठाई है वो विदेशों में भेजी जा रही हैं, कुछ नमकीन है वो विदेशों में भेजी जा रही हैं। इस तरीके से और क्या कुछ बेहतर काम करने की जरूरत है जो हम वैश्विक पटल पर यहाँ के खान पान और यहाँ के स्वाद को पहुंचा सकें? नहीं, उसके लिए देखिए 2 तरीके हैं जी। एक ये है कि राजस्थान का जो खान पान है वो यहाँ की प्रकृति के अनुरूप है। ठीक है। यहाँ पर गर्मी पड़ती है तो गर्मी के हिसाब से खाना होता है, यहाँ हमारे यहाँ डेजर्ट है और हमारे यहाँ का जैसा जलवायु है, परंतु प्रकृति ने हमको जो दिया है, मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पर्यटक आते हैं और वो आकर के जैसलमेर, बाड़मेर या जालोर उस हिस्से में जाते हैं और वो जाकर के कहते हैं कि ये जो अचार आपका केर वाला है, ये केर काई के लगता है, इसका पेड़ कितना बड़ा है। बिल्कुल। जब उसको बताते हैं कि ये केर वो है जो मुश्किल से कुछ सूत का उसकी डंडी होती है और उसके अंदर केर पैदा होता है, इसमें पानी की जरूरत नहीं होती है, एक स्वतः उगने वाला एक पौधा है जिसमें केर लगता है। फिर वो जब सांगरी खाता है जो 1000 रुपया किलो बिकती है, ये कहाँ से फ्रूट आया, ये सब्जी कितने कैसे बोई गई। अब उसको बताते हैं कि हमारे यहाँ खेजड़ी का पेड़ है और खेजड़ी का पेड़ वो है कि जितना अकाल पड़ता है, जितना पानी नहीं, खेजड़ी इतनी फलती है, फूलती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि अमृताबाई ने उस खेजड़ी को बचाने के लिए अपने प्राणों सर्ग कर दिया। अनेक लोगों ने अपना त्याग कर दिया क्योंकि वो खेजड़ी जीवनदायिनी है, पौष्टिक है, उसके अंदर सब प्रकार के गुण हैं, एक जो मेडिसिन में होते हैं, जो डॉक्टर जाके स्वास्थ्य के लिए अच्छे के लिए देते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि राजस्थान प्राकृतिक दृष्टि से इतना धनाढ्य है, इतना रिच है कि वहां जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं उस प्रकृति के हिसाब से वहां पैदा होता है। और जब प्रकृति की दृष्टि से वहां पैदा होता है तो और बाहर का आदमी जब आता है तो अब ये नहीं कहता मेरे प्लेट में खाना लाइए, उसे कहते हैं कि जरा आप खेत में से सब्जी खुद तोड़ आइए। वो जाकर देखता अच्छा बैंगन ऐसा होता है, टमाटर ऐसा होता है, भिंडी ऐसी होती है, और वो खुद स्वयं अपने हाथ से लाता है, तो कहता हाँ आज तो मैंने प्योर खाना खाया। बिल्कुल। यह सुविधा केवल राजस्थान में उपलब्ध है, वरना बाकी एयर कंडीशन होटलों में या बड़े शहरों के अंदर उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान को सारे दुनिया को एक तरफ कर लो और राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र को एक तरफ कर दीजिए। माउंट आबू में चले जाइए, उदयपुर में चले जाइए, एक दूसरा देश जैसा होगा। डेजर्ट में जाइए, एक तरफ हो जाएगा। राजस्थान नहर बहने वाले क्षेत्र में जाओगे, गंगानगर एक तरह का हो जाएगा, और जहाँ ख्वाजा साहब के दरगाह और तीर्थराज पुष्कर है वो एक प्रकार हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ राजस्थान में सारा हिंदुस्तान बसता है, दुनिया बसती है। बिल्कुल, बड़ी बात कही। तो अगर आपको राजस्थान में दुनिया के सारे अगर आपको आनंद लेने हैं, अनुभव लेने हैं, तो आप राजस्थान का रुख कीजिए। किसी भी नसर, जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे थे, अगर एक केंद्र सरकार एक योजना लेकर के आई जिसमें जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके आसपास के जो पूरे इलाके हैं 5 किलोमीटर के रेडियस में ग्रीन बेल्ट स्थापित कर रहे हैं वो इस तरीके से, तो क्या लगता है आपको कि राजस्थान के जो अलग जो ग्रीन बेल्ट होने की बात आ रही है, इसके अलावा जयपुर या राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जहां पर इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं और ग्रीनरी को और बढ़ावा देने के लिए आपका विभाग क्या कुछ कर रहा है? सर, अभी जैसे आपने बताया कि अरावली, ये ग्रीन अरावली एक परियोजना जो सोची है, वो सोच रहे हैं ताकि इसके 4-5 किलोमीटर दूर तक हम एक ग्रीन बेल्ट तैयार कर दें। और अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जी। अपने जैसे हिमालय है, बहुत ही नया पहाड़ है अरावली के अपेक्षाकृत, इसीलिए आपने देखा होगा हिमालय में आए दिन जो है लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं, पहाड़ धंसते रहते हैं, क्योंकि वो बहुत नया है। वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जमीन है, चट्टाने नहीं है, यहाँ की जो हमारी चट्टाने हैं ये बहुत पुरानी है।
पर चूंकि धीरे धीरे समय के साथ क्षरण हो रहा है, धीरे धीरे अतिक्रमण हो रहा है, हमारी हरियाली थोड़ी कम होती जा रही है और ये जीवन दायनी है। अपने पूरे डेजर्ट को जो रोका है, ये लंबवत जो दिल्ली से और गुजरात तक जा रही है हमारे राजस्थान में होके, सबसे ज्यादा अरावली का भाग राजस्थान में जी। तो इसका सबसे ज्यादा असर जो है राजस्थान में पड़ रहा है। पूर्वी राजस्थान जो इसके पूर्व साइड में है वो ग्रीन है, फर्टाइल है। इसके पश्चिम में जो है वो थोड़ा डेजर्ट एरिया है और डेजर्ट को रोकने का ये अरावली ही एक साधन है। तो इसको ग्रीन करने के लिए ग्रीन अरावली परियोजना चलाई है, ठीक है, जिस पर अब काम शुरू हो चुका है और धीरे धीरे आप आने वाले टाइम में देखेंगे बहुत अच्छा एक हमारा ग्रीनरी बन बिल्कुल। तो जिस तरह जितने ज्यादा ग्रीनरी होगी, प्रकृति नेचर जितना ज्यादा बेहतर होगा, उतना पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, जाहिर सी बात इस चीज को लेकर के। मनोज जी, हम लोग लगभग पर्यटन के हर क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, उसमें से अगर एक अहम या महत्वपूर्ण अगर पर्यटन की बात करें तो एक फिल्म पर्यटन की भी काफी बात होती है। अभी इसी बार में देखा जाए तो यहाँ पर जो है आईफा अवार्ड भी हुए, क्योंकि ये आईफा अवार्ड बहुत लार्ज स्केल पे होते हैं, ये हर शहर में नहीं किए जाते हैं इंडिया में, लेकिन हमारे जयपुर को चुना गया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये पर्यटन के साथ साथ ये जो फिल्म पर्यटन नीति है, ये क्या कुछ कहती है और इससे कितना कुछ लाभ देखते हैं आप? फिल्म पर्यटन की संभावनाएं पहले भी बहुत थी, बहुत प्रयास किए गए थे और इसके ऊपर एक डिपार्टमेंट भी बनने का था। और इन दिनों इतनी शूटिंग्स हो रही है राजस्थान के अंदर, बहुत सारे सीरियल्स की लगातार शूटिंग किसी होटल्स में हो रही है। अभी रिसेंटली एक पिक्चर आई थी कोई इसके अक्षय कुमार जी की जी, जो चौमू पैलेस में उसका शूटिंग था, भूल भुलैया 2। तो मैं अभी उस दिन मैंने कॉन्फ्रेंस किया था, तो जो कॉन्फ्रेंस में लोग आए हुए थे बार बार ये कह रहे थे यार हमें वो सीन दिखाइए जहां भूल भुलैया का ये शूट हुआ था, जहां वो निकल के आती थी। तो फिल्म शूटिंग राजस्थान में संभावनाएं अपार है, रेगिस्तान में भी है, बॉर्डर पे भी है, किलों में भी है, महलों में भी है, होटल्स में भी है। इवन गाने जो पिक्चराइज होते हैं, आप इतने गाने जयपुर में क्या पूरे उदयपुर में, जयपुर में सब जगह गाने इतने पिक्चराइज होते हैं, अपार संभावनाएं भरी पड़ी है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से पर्यटन नीति की हम बात कर रहे थे और इसमें फिल्म नीति की जो बात हो रही है, इसमें सर एक चीज और देखने की बात है कि जैसे यहाँ के जो लोकल जो कलाकार हैं, क्या उनको कितना कुछ इसमें मौके मिलते हैं? आमतौर पर जैसे बॉलीवुड से लोग आते हैं, हॉलीवुड से भी फिल्में बनाने के लिए लोग यहाँ पर भी आते हैं, तो ऐसे में जो लोकल कलाकार है उनको कितनी कुछ उपलब्धियां वहां पर मिलती हैं, कितने अवसर उनको मिलेंगे, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? आप बड़े कलाकारों की बात करते हैं तो वो तो बेशक उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और जैसे बहुत पद्मश्री जैसे सानंगी वादक है यहाँ पे, और वो कुछ गिटार वगैरह वाले भी हैं। लेकिन लोकल को भी जैसे डांसर्स में, फोक डांसर्स में, गायक में, मांड के अंदर अभी मैंने कुछ कव्वालियां सुनी, जो कव्वाल है जो यहाँ के म्यूजिशियंस के AR रहमान के साथ जिन्होंने गाया है जी, तो सभी को बराबर चांस मिलता है। यदि फिल्म पर्यटन यहाँ बढ़ता है तो पूरे कलाकारों को बेशक प्रोत्साहन मिलेगा, चाहे वो एक्टिंग का हो, चाहे म्यूजिक से रिलेटेड हो, चाहे टेंट से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड। बिल्कुल। ओमकार सर, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आप धरोहर प्राधिकरण के बारे में तो बखूबी सारी कुछ जानकारी दे रहे हैं, फिल्म पर्यटन नीति को लेकर आपके क्या कुछ विचार हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि राजस्थान सबसे उपयुक्त है फिल्मों के प्रोत्साहन के लिए, उसके फिल्मांकन के लिए और उसको देश और दुनिया के सामने रखने के लिए। परंतु हमारे पास जो करैक्टर है, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारे यहाँ मथुरा से जब आते हैं तो कृष्ण गमन पथ पे विकास हो रहा है, हमारी पूंछड़ी का लोटा जो हमारा गोवर्धन का है उसका हिस्सा हमारे इसमें आता है, ब्रज 84 कोस का बड़ा हिस्सा हमारे है, सारी देश और दुनिया उसको देखना चाहती है। हमारे यहाँ केला मैया जो है और भगवान कृष्ण की बड़ी बहन है, उनके यहाँ आप ताजुब करोगे, करोड़ों लोग पद यात्रा करके वहां दर्शन करने के लिए आते हैं। फिर आप इधर निकलिए तो हमारी मीराबाई पे आते हैं, तेजाजी पे आते हैं, जांबाजी के पास में वहां जाकर के अपनी शांति प्राप्त करते हैं। फिर थोड़ा और आगे चले जाइए तो रामदेवरा जाइए, बाबूजी के पास चले जाइए, करणी माता के दर्शन कर लीजिए। थोड़ा और आगे चले जाइए तो वहां पर आपको जाकर के हम जो थोड़े आगे बढ़े तो वो जैसलमेर से जुड़ा हुआ हमारा तीर्थाटन आता, पर तरनौट माता बॉर्डर पे आ गई, वहां लोग चले जाते हैं, चाणक्य पे चले जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम आगे आ जाए तो कच्छ का रन हमारे से लगा हुआ मिलता है, वहां जाने के हमारे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में लोग बाग आते हैं। और फिर अगर कहने तो माउंट आबू आ गया, हमारे यहाँ तीर्थ जैसे पहाड़ है, हमारे यहाँ पहाड़ पे जिस तरह तीर्थाटन है, हमारे यहाँ उसी तरीके से हम आगे निकलेंगे तो मेवाड़ आ गया, सूरता का, वीरता का, देश की रक्षा के त्याग और बलिदान करने वालों का तो कुंभलगढ़ उसमें से आ जाता है। आगे चले तो हल्दी घाटी का मैदान, हल्दी घाटी में जितने लोग आते हैं देखने के लिए उसको, मैं आपसे सही कहता हूं, अभिभूत हो जाते हैं लोग, प्रेरणा लेके जाते हैं। वहां की मिट्टी को
अपने माथे पे लगा के जाते हैं कि त्याग और बलिदान की वहां पे हो गई, उदयपुर झीलों की नगरी आ गई, फिर आगे चलो तो वहां कालीबाई आ गई, आदिवासियों का आ गया, मानगढ़ धाम चले जाइए, बेनेश्वर धाम चले जाइए। मैं कहता हूं आदिवासियों से लेकर वनवासी तक इस पूरे राजस्थान में सूरता है, वीरता है, शक्ति है, भक्ति है, प्रकृति है। अगर संसार के जो गुण होने चाहिए तीर्थाटन और पर्यटन के, वो संपूर्ण गुण राजस्थान सरकार काम कर रही है। बिल्कुल, अगर आप इसको विकसित करने के लिए सारी चीजों को आप पर्दे पे उतारना चाहे तो काफी कुछ कंटेंट आपके पास है, अगर ये चीज आप कहना चाह रहे हैं इस तरीके से। किसी तरह आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा कि आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में या भविष्य में जो फिल्म को लेकर क्या कुछ जो है संभावनाएं देखी जा रही हैं? फिल्मों के जैसे अभी लखाओ साहब ने बताया किस तरह की हमारी समृद्ध संस्कृति है, प्राकृतिक धरोहर है हमारे पास में। आप जयपुर में देखें, जैसे बहुत सारे लोग हमारे जयपुर में यहाँ की धरोहर को देखते हैं, महल किले को देखते हैं, लेकिन यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि ये जरूर है, कोरोना के बाद में लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है। जो हमारा नारगढ़ सेंचुरी है, झालाना है, नारगढ़ से पीछे हमारा बायो पार्क है, तो इन एरियाज में पहले हम जब ट्रैकिंग करने जाते थे तो हम गिने चुने लोग होते थे, 10, 5, 15, 20 लोग। अब हम जाते हैं तो हमारे स्टाफ को रोकना पड़ता है लोगों को, इतनी भीड़ होती है। सैटरडे संडे को तो हमें लगता है कहीं मेला लग रहा है। हाँ। क्योंकि लोगों में अचानक कोरोना के बाद में अवेयरनेस आई है कि हमें प्रकृति के साथ जाना चाहिए। और हमारे जहाँ यहाँ झरने हैं, आप झरनों के लिए कहीं फेमस है, कहीं वहां जा रहे हैं दूर दूर। हमारे जयपुर में सिटी के अंदर इतने शानदार झरने हैं। अब हम ट्रैकिंग पे जाते हैं, जब हम रील डालते हैं तो बाहर से पूरे देश से हमारे पास फोन आते हैं ऑफिसर्स के, हमारे दोस्तों के, ये कहाँ चला गया, तो कहाँ का सीन है। बिल्कुल। तो हम बताते हैं कि ये कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे जयपुर में इतने सुंदर है। तो जयपुर में इस तरह की धरोहर है। जयपुर के पूरे राजस्थान में आप चले जाओ, पूरे उदयपुर बेल्ट में चले जाओ, कुंभलगढ़ साइड चले जाओ, झरने झरने हैं आपको, बूंदी में चले जाओ, कोटा में चले जाओ। बिल्कुल, इस तरीके की चीजें हैं। और इसमें मुझे लगता है मनोज सुगानी जी भी कुछ आपके साथ एड ऑन करना चाह रहे हैं कुछ। जी मनोज जी बताएं। जैसे फिल्म शूटिंग की या उस फिल्म सिटी की चल रही थी, लेकिन मैं चूंकि तथ्य अपना जो चल रहा था, जयपुर को जो प्रथम रैंकिंग, वो जो भारत में प्रथम रैंकिंग और दुनिया भर में 5वीं रैंकिंग फेवरेट शहर की मिली है, उस सर्वे का जो निचोड़ निकला था उसके अंदर बार बार एक शब्द आया था, राजविलास। तो राजविलास होटल की लग्जरी के बारे में लोगों ने उस पर बहुत वर्णन किया था। जयपुर में राजविलास होटल है, 5 स्टार डीलक्स होटल है उसका, और प्लस हेरिटेज एंड लग्जरी कॉकटेल, ये जो वर्ड्स चले थे ना, वर्ड्स से ये रैंकिंग बढ़ती गई, हेरिटेज प्लस लग्जरी एंड अफोर्डेबिलिटी। जी, तो हेरिटेज भी आप हमारे पास, लग्जरी भी है और अफोर्डेबिलिटी भी, और टॉप क्लास ऑपुलेंट्स, वर्ल्ड क्लास होटल्स, वर्ल्ड क्लास स्पाज, इनकी वजह से आपको जयपुर को रैंकिंग में जो 5वां स्थान मिला है, वो मैं उसको प्रथम ही मानता हूं। इन सभी का अहम योगदान राज्य होटल की बात कर रहे हैं आप। होटल चूंकि जिस तरह ये एसोसिएशन है, कई बार देखा जाता है, तो जिस तरीके से जो ज्यादा पर्यटन अगर आ रहे हैं, विदेशी पर्यटकों की बात करते हैं, देशी पर्यटकों की बात करते हैं, 23 करोड़ तो 2024 का आंकड़ा मैं बता रहा हूं आपको, ये लगातार बढ़ता ही जाता है। तो ऐसे में जो होटल एसोसिएशन है, होटल का जो सेक्टर है, उसमें काफी कुछ बूम आता है। सर मेरा एक सवाल इसमें एक और एड ऑन है आप ही से, कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बाहर से आकर यहाँ व्यापार भी करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति आकर के यहाँ पर अगर व्यापार स्थापित करना चाहता है, चाहे वो होटल के सेक्टर में हो या टूर्स एंड ट्रैवल के सेक्टर में हो, तो वो कैसे इसकी शुरुआत कर सकता है? जो कि वो अगर आएगा यहाँ पर तो कहीं ना कहीं राजस्थान की अर्थव्यवस्था को ही मजबूत करेगा, तो वो शुरुआत कैसे कर सकता है, इसके बारे में सर बताएं। किसी को भी यदि राजस्थान में होटल इंडस्ट्री में कुछ होटल खोलना है या कोई रेस्टोरेंट खोलना है, तो सिंगल विंडो ऑप्शन है, ठीक है। और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है जो आपको पूरी सहायता करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ही एक ऐसी, मैंने गवर्नमेंट के बहुत सारी संस्थाएं देखी जिसमें आपका भी जाना होता है, मेरा भी जाना होता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इतना फ्रेंडली है। जब मैं एज ए चेयरमैन किसी होटल की क्लासिफिकेशन के लिए, ऑडिट के लिए जाता हूं, तो इतने प्रोफेशनलिज्म तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के जो डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म दिल्ली से आते हैं, राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इतनी सहायता करते हैं कि उनको इतना ईज आउट हो जाता है। अदरवाइज किसी इंस्पेक्शन पर जाओ तो जो होटलियर है उसको एक टेंशन खड़ी हो जाती है, और सारे डॉक्यूमेंट्स को टाइमली तैयार करवा दिया जाता है। बिल्कुल, तो बड़ी बात कही, वेरी हेल्पफुल। यानी ये सिंगल विंडो सिस्टम जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, अगर कोई भी व्यापारी अगर यहाँ पर आकर के व्यापार करना चाहता है तो सरकार की इस व्यवस्था के तहत आप जो है अपना व्यवसाय यहाँ पे कर सकते हैं। बिल्कुल ओमकार सर, जिस तरीके से जो राजस्थान का जो हैंडलूम कल्चर है वो भी काफी रिच है, उसका भी जो है दुनिया भर में काफी कुछ उसकी जो है मांग है, काफी कुछ चीजें रहती है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये जो हैंडलूम जो सेक्टर है वो कितना कुछ बूम कर रहा है और क्या कुछ उसमें आप संभावनाएं देखते हैं? देखिए साहब, राजस्थान के अंदर हैंडलूम तो आकर्षित करता ही है। हमारे बुनाई
रंगाई का जो हाथ से बुना हुआ जो हमारा कपड़ा है, जी। हमारे ऊन का किया हुआ है, यहाँ की जयपुर की आपकी रजाई को ले लीजिए, और चाहे आप बाड़मेर के पट्टू को ले लीजिए, चाहे हमारे यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में जो बनने वाली रंगाई के छपाई के भीलवाड़ा गोपाली को ले लीजिए, वो और जो आपका बालोतरा के अंदर जिस तरह की रंगाई का काम है वो एक बिल्कुल आकर्षक लिया हुआ होता है। पर एक बात और है, एक तरफ हैंडलूम काम आ रहा है और दूसरा इन हाथ से जिन्होंने प्रताप का, जिसने चित्तौड़ के किले में युद्ध लड़ा, वो सारे संसार में प्रसिद्ध है। थर्मोपोली, सारे संसार को एक तरफ कर दो युद्धों में और एक चित्तौड़ को एक तरफ खड़ा कर दो। लोग वहां देखते हैं, सूरता देखने आते हैं, देशभक्ति को देखते हैं, त्याग को देखते हैं, बलिदान को देखते हैं। वो देखते हैं कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जितना त्याग और बलिदान राजस्थान ने किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस भौतिक सुख सुविधा के अंदर हमारा शौर्य, हमारी भक्ति और हमारी शक्ति वो किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, और इसलिए मेरा कहना है, हैंडलूम को भी लोग देखने और पहनने के लिए आते हैं और हाथ से करामात दिखा करके मातृभूमि की रक्षा के लिए त्याग, बलिदान, जौहर और जितना हमारे यहाँ पर त्याग हुआ है देश की रक्षा के लिए, दुनिया उदाहरण देती है साहब। थर्मोपोली से उठा के चित्तौड़ को कर लो आप, एक चित्तौड़ को, और संसार के सारे मातृभूमि की रक्षा के लिए किए गए प्रयास और युद्धों को, तो लोग यहाँ युद्ध की भूमि को देखने भी जाते हैं साहब। बिल्कुल, बड़ी बात युद्ध की भूमि को भी। राजस्थान को इसीलिए कहीं ना कहीं वीरों की धरती कहा जाता है, इसलिए जिस तरीके से ये सारी चीजें हैं। केसी सर, जिस तरीके से हम जब टूरिज्म की बात करते हैं, तकरीबन जैसे एक ऑफ सीजन होता है और एक सीजन तो होता ही होता है। कई बार जैसे ऑफ सीजन में गर्मियां ज्यादा पड़ती हैं, यहाँ पे बहुत भयंकर होती हैं, तो क्या ऐसे में ऐसी कल्पना की जा सकती है, ऐसी कुछ प्लानिंग है? आपको लगता है कि नाइट टूरिज्म की भी बात होनी चाहिए? आमतौर पर अगर मान लीजिए दिन में बहुत ज्यादा धूप होती है, गर्मी ज्यादा होती है, तो ऐसे में क्या नाइट टूरिज्म का भी कोई ऐसा खाका होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखो, सभी लोगों को, जहाँ टूरिस्ट आते हैं उनको हर तरह की सुविधाएं होगी। हमारे यहाँ दिन में जैसे गर्मियों में आते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कई बार नहीं निकल पाते हैं, बट आप डेजर्ट में चले जाओ तो जो रेगिस्तान की रातें होती हैं वो बहुत ही सुहावनी होती हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं बाहर खाट निकाल के सोना, वहाँ घूमना। हम भी रात को, जो कई बार होता है, तो हमारा ग्रुप है, हम रात को नाइट ट्रैकिंग भी करते हैं जी। तो इस तरह से जैसे शहर में भी एक बार नाइट टूरिज्म का शुरू किया था, तो इस तरह का हम कई जगह शुरू कर सकते हैं। हमारे कई शहर हैं, इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है। तो ऑफ सीजन के टाइम पे भी हमें ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए ताकि हमारा पर्यटक जो है 12 महीना कभी भी आए तो उसके लिए नई नई चीज़ें हों देखने के लिए। सीजन में एक अलग चीज़ हो, ऑफ सीजन में अलग चीज़ हो। तो हमारे पास संभावनाएं बहुत हैं, बस थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है ताकि हम 12 महीने पर्यटकों को लुभा सकें और उनको वो चीज दे सकें जिसके लिए वो राजस्थान को याद करें और फिर से बार बार आने का। बिल्कुल। मनोज सर, इतने लार्ज स्केल पे हमारे यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, देशी विदेशी पर्यटकों की हम बात करते हैं, हमने कुछ आंकड़े पहले भी बता रखे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं हमारी एक जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा को लेकर बढ़ जाती है। आपको क्या लगता है कि राजस्थान की जो अलग अलग सिटीज हैं, वहां पर जो लोग जाते हैं, लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, ऐसे में सरकार जो है उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कर रही है और क्या कुछ करने की जरूरत है? पहले मैंने सुना था पर्यटन पुलिस जी, लेकिन प्रैक्टिकल मैं आपको कैमरे के सामने ही बताना चाहता हूँ, मैंने पर्यटन पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं देखी जी। कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू हो जाता है तो वो या तो आर्ट्स पड़ोस को कोई आदमी काम आता है या उसको सीधे स्ट्रेट मतलब इस तरह की एक व्यवस्था होनी चाहिए, आप ऐसा सुझाव देना चाह रहे हैं? मस्ट है सर। पर्यटन सहायता केंद्र भी होने चाहिए जगह जगह, कोई एक टोल फ्री नंबर स्पेशली होना चाहिए। आजकल तो मोबाइल पे भी एक सेकंड के अंदर कोई भी पीसीआर या कोई भी उसको अवेलेबल हो सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से नितांत आवश्यक है और बहुत जरूरी है। जिस तरह ओमकार सर, काफी अहम बात कही इन्होंने, जिस तरीके से अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, हमने बताया कि 23 करोड़ 24 करोड़ जो यहाँ पर विदेशी पर्यटक, देशी पर्यटक लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए, क्या कुछ सुझाव होने चाहिए? इससे सर आप देखिए, मेरा ये कहना है कि सुरक्षा तो समाज देता है, ठीक है, यहाँ के लोगों के मन में भाव। और इसलिए आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में राजस्थान एक ऐसा प्रांत है जो आदि अनादि काल से सुरक्षा के प्रति सतर्क रहा है जी। हमने छोटे विषय के लिए, कहीं घटना हो गई, किसी नारी के ऊपर, किसी महिला की मातृशक्ति की किसी ने हाथ लगा दिया और युद्ध हो गया, सिर काट के अलग हो गया, बलिदान दे दिया, ये हमारे खून में है साहब। ये कोई किताब से पढ़ के हम लोग वीर और सुरक्षा का भाव जागृत नहीं हुआ है, हमारे राजस्थानियों के मन में ये बात आई हुई है। इसलिए हम कहां से आती है ये सारी बात? अब आप देखिए, एक छोटी सी बात, 1 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। आप तेजाजी पे चले जाइए, तेजाजी ने गाय की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया,
थोड़े आ गया, वो पाबूजी आए, पाबूजी ने उसकी रक्षा के लिए देवलबाई के उसके लिए के बलिदान दे दिया, तो उनका एक तीर्थ स्थल बन गया। रामदेव जी को आकर के आप इसमें देखना शुरू कर दो। गोगा जी के जाओ तो हिंदुस्तान के ऊपर हमला हुआ, उसके ऊपर कर दिया। उसके थोड़ा और आगे आ जाओ तो हमारे यहाँ इधर आपके करणी माता आई, उधर आपकी चाणक्य आ गई, आगे आओ तो रामदेवरा आ गया, फिर आगे चलो तो आप चलते चलते चले जाओ ठेड़ तक। देवी देवताओं का सब जगह स्थान है और हमारे यहाँ देवी देवता सबकी रक्षा करते हैं, ये मान के चलते हैं। ये मन में जो धार्मिक भावना है ना, वो लोगों के मन में से असुरक्षा हटाती है, हमारा संस्कार पैदा करती है। ये महिला है, ये माता के समान है। जब हम माताओं के दर्शन करते हैं ना, तो ये उसमें से निकल करके आता है। मेरा ये कहना है, हमारे चप्पे चप्पे पे जाइए, आपको सैकड़ों स्थान मिलेंगे जहां त्याग और बलिदान के स्थान मिलेंगे, या तो जीव की रक्षा के लिए, या नारी शक्ति की रक्षा के लिए, या मर्यादा की रक्षा के लिए, या देशभक्ति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, या तो त्याग करना हमारे स्वभाव में है। राजस्थान में कह सकता हूं, संसार में सिरमौर है इस दृष्टि से। आप उठा के देख लिया, आज से नहीं, हम तो हमारी जब से स्थापना तब से लेकर इतिहास हमारा समृद्ध है। इसलिए यहाँ आने वाला हर विदेशी, हर बहन, हर भाई जितना यहाँ सुरक्षित है, वो अपने घर में सुरक्षित नहीं है, मैं गारंटी से लिख करके दे सकता हूं। बड़ी बात कह दी, बड़ा कमिटमेंट कर दिया आप। जिस तरीके से राजस्थान की जो सुरक्षा व्यवस्था है काफी चाक चौबंद है, और आपने बिल्कुल बखूबी इस बात को बताया है कि मुझे लगता है मनोज सुगानी सर कुछ कहना चाह रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। पूछा था सीजनेबिलिटी का। हाँ, सीजनेबिलिटी। तो सीजनेबिलिटी राजस्थान में होटल उद्योग के लिए बहुत बड़ा इशू है, और जब होटल उद्योग डाउन होगा तो उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ जिन्होंने शोरूम्स ले रखे हैं उन तक की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो सीजनेबिलिटी को डेवलप करने के लिए, जैसे आपने खुद ने कहा, नाइट टूरिज्म है या अदर टाइप ऑफ टूरिज्म है, लेकिन नाइट टूरिज्म का अगेन एक डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है जी। हमारी गवर्नमेंट ने कई बार चाहा नाइट टूरिज्म डेवलप किया जाए, उसके लिए हमने शहरों को बहुत सुंदर तरीके से सजाया भी। आप किसी भी जैसे जोरी बाजार, चौड़ा रास्ता या कहीं भी निकल जाओ, शाम को देखने लायक व्यू होता है जी। गली गली, चौराहे चौराहे में देखने लायक लाइटिंग हो रही है, लेकिन वो अपने आप में नाइट टूरिज्म नहीं है। और यदि नाइट टूरिज्म का कोई स्पेशली नाइट टूरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। कॉन्सेप्ट वर्ड में डिफरेंट है, ठीक है, आप खुद समझ रहे हो। वर्ड में नाइट टूरिज्म का मतलब, आप किसी गूगल पे सर्च मारो, किसी लड़के नाइट टूरिज्म क्या है कि नहीं हुआ, तो नाइट टूरिज्म दैट मीन्स को वो एक गलत तरह की लाइफ है, नाइट टूरिज्म नहीं है जी। कुछ डाइनिंग ऑप्शंस हैं, कुछ म्यूजिक के ऑप्शंस हैं, कुछ ओपेराज हैं, कुछ म्यूजिक शोज हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मार्केट्स हैं, लाइव मार्केट्स हैं। लेकिन अगेन नाइट टूरिज्म जहां डेवलप होगा वहां आपको सुरक्षा देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, बड़ी बात कही आपने, क्योंकि नाइट टूरिज्म के साथ साथ जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनकी व्यवस्थाओं को, देखभाल को लेकर के। केसी सर, जिस तरीके से अगर हम जो है कौशल विकास की बात करते हैं, चूंकि हम पर्यटन की ही बात करें तो पर्यटन की ही कौशल विकास की बात करेंगे, आपको क्या लगता है जो यहाँ का जो यूथ है, यहाँ की जो आवाम है, उनको कैसे इसमें स्किल डेवलप की जा सकती है कि वो पर्यटन के क्षेत्र में आगे आकर के जो है इसमें आप अपना व्यवसाय कर से अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं? सर, जैसा कि बताया कि ग्रामीण टूरिज्म की बात करी, अपने इको टूरिज्म की बात करी, तो अभी तो जो हमारा जयपुर शहर है, यहाँ टूरिज्म के बहुत सारे फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अगर इसको हम छोटे एरियाज में लेके जाएं, गांव में लेके जाएं, छोटे छोटे स्थानों पे लेके जाएं, तो वहाँ हमारे जो लोकल लोग हैं, यूथ है, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी, क्योंकि उनमें कई सारी कैपेबिलिटीज होती हैं जिनको हम कई बार पहचान नहीं पाते। लेकिन अगर उनको मौका मिले तो वो एज ए आर्टिसन कुछ वो बना के बेच सकते हैं। हैंडलूम्स की अगर बात करते हैं तो वो भी काफी कुछ इसमें अवसर रहते हैं। वहाँ कुछ न कुछ अपना ऐसा हुनर कर सकते हैं। गाँव में जाएंगे तो गाँव के ऐसे कोई कला है, ऐसे अपने स्थापित कला है, कुछ आइटम बनाते हैं, तो उनका काफी सारा वो हो सकता है। तो इस तरह की चीजों में हम यूथ बना सकते हैं। दूसरा, खाने का जो हम बता रहे हैं, राजस्थान खाने के मामले में बहुत प्रसिद्ध है जी। लेकिन कई बार मैं जाता हूँ अपने किस ढाबे पे, होटल पे, खासकर अच्छी मानी जाती है। जब हम हमारे यहाँ फेमस है चूरमा, दाल चूरमा बाटी जी, और वहाँ का हम चूरमा खाते हैं, तो मैं कई बार उनको हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, अब भले ही आप पैसा कुछ भी ले लो, पर कम से कम इस चूरमे के नाम को बदनाम मत करो। बिल्कुल, क्योंकि इसका नाम सुन के वहां से आता है, ये लोग खा के जाएंगे तो कोई कहेंगे क्या क्या खिला दिया हमें। बिल्कुल, तो ये तो ऐसी चीज तो बनाओ कम से कम जो आदमी याद करे, उसको स्वाद आए। और इसमें नागरिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिस तरीके से जो हमारे जो आतिथ्य आ रहे हैं उनका हम हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं अगर, तो कम से कम जो कल्चर है, यहाँ का खान पान है, यहाँ के जो लोग हैं, वो चीज कम से कम सुदृढ़ होने चाहिए। उसके साथ समझौता ना करें, कम से कम उनको ऐसा दें जो आदमी वापस लौट गया है। हम भी जाते हैं
बिहार में जाएंगे तो वहाँ का कुछ और खाएंगे, गुजरात में जाएंगे तो वहाँ का कुछ फेमस होता है, लेकिन हमारे कई लोग जाते हैं, अरे बोले काई का फेमस है तो इतना गंदा बनाया, तो गंदा आइटम नहीं है, गंदा उस आदमी ने उसको बनाया है। इसी तरह से हमारा चूरमा बाटी अगर ढंग से बनाया जाए तो हर आदमी को लजीज लगता है, लेकिन हम कई ढाबों पर, कई होटलों पर खाते हैं तो ऐसा लगता है पंजीरी खा रहे हैं। बिल्कुल। ओमकार सर, जिस तरीके से अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, तो महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता में रखा जाता है, क्योंकि काफी कुछ चीजें देखी जा रही हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए कई सारे मौके दिए जाते हैं। अगर हम राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी की अगर बात करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, उनको रोजगार के अवसर कितने कुछ इसमें दिए जा रहे हैं और आगे क्या कुछ दिए जाने की संभावनाएं हैं? देखिए, तीर्थाटन और पर्यटन, इन दोनों में मातृशक्ति के महिलाओं के रोजगार और दोनों हाथों को काम और उनकी जबान को कला को जिस प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है, ये राजस्थान उसमें बहुत अग्रणी है। और तो छोड़िए साहब, एक गुलाबा का उदाहरण देख लीजिए आप। एक कालबेलिया पुष्कर के अंदर परिवार की महिला है और सारे संसार में उसने धूम अपने कालबेलिया नृत्य से बना दी, उसने नृत्य की एक नई विधा खड़ी कर दी। बिल्कुल, मेरा कहना है कि इसलिए समाज के प्रत्येक वर्ग के महिला में हुनर है। अब उस हुनर को सरकार प्रोत्साहित भी कर रही है, समाज भी प्रोत्साहित करे। खान पान में जितनी विविधता राजस्थान में है, मैं आपसे कह सकता हूं कि इस एक प्रांत में लगभग 12-13 प्रकार का खाद्य पदार्थ है। कहीं मक्का मिलेगा, कहीं ज्वार मिलेगा, कहीं बाजरा मिलेगा, कहीं गेहूं मिलेगा, कहीं गुज्जी मिलेगी, कहीं जवार मिलेगी, कहीं जौ मिलेगा। सब प्रकार के खान पान है हमारे यहाँ पर, और महिलाओं का ही योगदान है। हमारा 90% काम जो हमारा खाना बनाने से लेकर के स्वादिष्ट भोजन बनाने तक का काम है और उसको स्वाद में कन्वर्ट करने का काम है, वो हमारी मातृशक्ति करती है, हमारी महिलाएं करती है। और मैं आपसे कह रहा हूं, जब बाहर के लोग आते हैं, आप देखिए तो सही उनको, वो विदेशी लोग आते हैं, घरों में बैठ करके रोटी खाते हैं, वो आनंद की अनुभूति करते हैं स्वयं कि कैसे बनाते हैं। वो देखते हैं कि केलड़ी के ऊपर सोगरा कैसे बन गया, अब उसको वो वैज्ञानिक परीक्षण करने में लग जाते हैं कि पर हमारी जो बहन बेटी होती है वो 5 मिनट के अंदर एक बाजरी का सोगरा बना करके उनको पुरुष देती है। उसमें न तो कहीं गैस जल रहा है, ना उसमें कोई मैकेनिक सिस्टम है, ना उसमें कोई डिवाइस है, ये हाथ ही सब कुछ है। इसलिए हमारी ये बहुत इसी में ऐड करना चाहूंगा, हम भी जब बाहर जाते हैं तो हमारा ग्रुप पहले ये प्रयास करता है कि वहाँ के लोकल किसी आदमी से चर्चा करके, और हम उसको कहते हैं गाँव की जो देसी रोटी होती है, हमें सब्जी नहीं चाहिए, वहाँ चटनी बना दे, हरी मिर्च रख दे, प्याज रख दे, हम वो खाना चाहते हैं। अभी हम होली पे गुजरात गए थे, गुजरात के पूरा नर्मदा किनारे ट्राइबल एरिया में, तो वहाँ बिल्कुल 15 किलोमीटर अंदर जाके, जहाँ ना रोड है ना स्कूल है, एक आदिवासी के घर में हमने उनको कहा कि आपका जो खाना बनता है, तो उन्होंने रोटला बोलते हैं वो, तो बड़े तवे पे बिल्कुल पतला सा, जैसे बहुत पतली सी रोटी मक्के की बनाते हैं, और उनका जो देसी खाना खाया, हमें आनंद आ गया। और इस चीज वो चीज हमारे दिमाग में रहती है कि हमने वो खाना खाया था। कि इस तरह की चीजों की बहुत सारी, कोई भी पर्यटक अगर आना है या किसी भी अगर स्टेट में जा रहा है, किसी भी जगह कल्चर में जा रहा है, तो वहाँ का जो पारंपरिक खान पान है, जो वहाँ का जो अपना खान पान उसको खाना चाहता है, उसको चखना चाहता है, ये काफी कुछ चीजें हैं। सुगानी सर, मेरा एक सवाल आपसे है, चूंकि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। दोनों लाइन को मैं कंटिन्यू एक वर्ड आप चाहें तो कर दूं। आपने बोला था स्किल डेवलपमेंट का जी, तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है हुनर से रोजगार। ठीक है, तो किसी भी होटल में या किसी रिजॉर्ट के अंदर हुनर से रोजगार से यदि कोई ट्रेंड है तो उसको जॉब देना मैंडेटरी है, नंबर 1। तो हुनर से रोजगार स्कीम के तहत गवर्नमेंट का भी पहल है और वो रोजगार देना भी जरूरी है। दूसरा, आपने फीमेल इक्वलिटी के बारे में, तो ये जो हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म जो सेक्टर है हिंदुस्तान, पूरे इंडिया के अंदर 65% जेंडर न्यूट्रलिटी इस सेक्टर के अंदर है। ठीक है, बड़ी बात कही आपने। जिस तरीके से मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि जो हमारा जो वक्त है, जो हमारी चर्चा है, वो अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो हम एक सवाल केसी मीना सर से लेना चाहेंगे। सर, आधुनिकता के इस जो दौर में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, डिजिटाइजेशन का दौर है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि राजस्थान की जो संस्कृति है, यहाँ की धरोहर है, यहाँ का जो पर्यटन है, इन सब के प्रचार प्रसार के लिए डिजिटल का माध्यम का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? हम कई बार जैसे वीडियोज़ के माध्यम से, कई बार रील्स के माध्यम से हम लार्ज स्केल पर अपनी चीजों को पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे में आप इसको कैसे देखते हैं सर? आप देखिए, आजकल जमाना ही डिजिटल मीडिया का हो गया। आपको कहीं अपनी बात पहुंचानी है, कोई अच्छी चीज पहुंचानी है, कोई इनोवेशन पहुंचाना है, तो उसको मीडिया पर डाल दो। आजकल जैसे आपने देखे हैं, यूट्यूबर्स हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए। आप, मैं छोटा सा मेरा उदाहरण दूं, हम जैसे ट्रैकिंग वगैरह साइकिलिंग करते हैं, तो जब हम यहाँ की कुछ वीडियोज, कुछ फोटोज डालते हैं, तो पूरे देश से, इवन हमारे साथ के जो लोग बाहर विदेशों में रहते हैं, उन तक के फोन आते हैं कि यार तू कहाँ चला गया, इतनी सुंदर जगह कहाँ है तुम्हारे। तो ये पहुंचाने का एक बहुत ही सशक्त और इजी माध्यम हो गया। डालो, और आजकल तो आपने देखा ज्यादातर टूरिज्म जो है रील बनाने के चक्कर में और ज्यादा जाते हैं, कई बार रिस्क भी ले लेते हैं रील बनाने के चक्कर में। तो माध्यम बहुत अच्छा है, बस इसे हमें सावधानी से
और एक अच्छे मैं तरीके से यही इसको कहना use चाहता था कि करना ये जो रील्स बनती है ना, ये रील्स वर्ल्ड वाइड में जाते हैं, वहां तक दूर तक लोग इसको देखते हैं, राजस्थान की कला को देखते हैं, यहाँ की संस्कृति को देखते हैं, यहाँ की धरोहर और यहाँ की धोरों को देख करके यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं वो राजस्थान की तरफ कूच करते हैं। सुगानी साहब, आपसे चूंकि हमारे आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, जिस तरीके से आपको क्या लगता है कि आज हम चर्चा कर रहे हैं, अगर हम पर्यटन के क्षेत्र को अगर देखें तो आज से हम 5 साल की अगर बात करें तो 5 साल में क्या कुछ बदलाव देखेंगे आप भविष्य में? पर्यटन निश्चित रूप से तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है और आने वाले टाइम में यदि इंफ्रास्ट्रक्चर को अपन ने मैच नहीं किया तो उसको पेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सेकेंडली, एक ओवर टूरिज्म का प्रॉब्लम भी इशू आ रहा है बहुत छोटी जगहों पे, गांवों में, वो जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसको बिगाड़ भी सकता है। तो ओवर टूरिज्म से भी अपने को बचना है और जो टूरिज्म आ रहा है उसको मैच करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को पैरेलली बढ़ाना बहुत जरूरी है। ओमकार सर, आपसे एक फाइनल सवाल लेना चाहेंगे, जिस तरीके जो नागरिक जिम्मेदारी है टूरिज्म को लेकर के या जो हमारे आतिथ्य सत्कार की अगर हम बात करते हैं तो एक आम नागरिक की क्या कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए? जो दर्शक हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे आप? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जिसकी प्रचुर संभावनाएं हैं वो तीर्थाटन और पर्यटन दोनों की। ठीक है। और इसके नाते, और वो सब स्थानीय है, जो भी है वो स्थानीय है, इसलिए स्थानीय नागरिकों का जो दायित्व बनता है कि आने वाला जो भी हमारा पर्यटक होगा या श्रद्धालु होगा या तीर्थयात्री होगा, उसका नाम कुछ भी हम देवें, उसके सुरक्षा 1 नंबर की गारंटी जी। दूसरा, उसके खाने पाने की पीने की जो व्यवस्था है, शुद्ध पेयजल, शुद्ध उसको खाना उपलब्ध कराने के अंदर हम जो देवें वो शुद्ध उसको मिले ताकि उसके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। और तीसरा ये जरूरत है कि हम स्थानीय हमारा प्रोडक्शन बढ़े, खान पान और यातायात, ये 2 चीजें ऐसी हैं कि हर पर्यटक उसको देखता है, उसमें हम सुविधाओं का विस्तार। ओमकार सर, आपने बखूबी हमारे सवालों के जवाब दिए, उसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और इसके साथ साथ केसी मीना सर, आपने भी जो इको टूरिज्म को लेकर के आपका जो सेक्टर था उससे बाहर जाकर के आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मनोज सुगानी सर, आप जिस तरीके से आप होटल एसोसिएशन, टूरिज्म एसोसिएशन के साथ आप जुड़े हुए हैं, काफी कुछ जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है वो किस तरीके से जो वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 5 में शामिल हुआ। ये हमारे आपके लिए एक गर्व की अनुभूति कराता है और गर्व के साथ साथ हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ाता है। जिस तरीके से हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है कि जो भी हमारे अतिथि आते हैं उनका सेवा सत्कार, उनकी सुरक्षा और उनकी जरूरतों की पूर्ति करना हमारी अहम जिम्मेदारी हो जाता है। दोस्तों, आज के इस एजेंडा में फिलहाल इतना ही। अगले एजेंडा में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्टों के साथ। तब तक के लिए आपके साथ चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।